नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर की दुनिया में। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं उन कहानियों को जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और दिल की धड़कनों को तेज कर देंगी। ऐसी रहस्यमयी कहानियां जहां आपको हर पल डर और खौफ का एहसास होगा। आज की हमारी कहानी है ट्रक ड्राइवर फंसे भूतिया बंगाल के जंगलों में। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज़्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है। यह घटना विकास जी की है। तो चलिए विकास जी के जुबानी सुनते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं और पिछले 10 साल से ये काम कर रहा हूं। आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जो मेरे साथ जनवरी 2013 की एक ठंडी रात में घटी थी। उस रात ने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मैं और मेरा खलासी जितेंद्र, जो मेरी तरह ही जोशीला और हिम्मत वाला था, मुंबई से बंगाल के लिए माल लेकर निकले थे। यह यात्रा एक सामान्य सफर की तरह लग रही थी, लेकिन उस रात जो हुआ वह मैं कभी नहीं भूल सकता। इस कहानी को सुनने के बाद आपकी रूह तक कांप जाएगी। जनवरी की सर्द रात थी। ठंडी हवाओं ने जैसे हर चीज को जकड़ लिया था। ट्रक का इंजन अपनी पूरी ताकत के साथ गड़गड़ाते हुए आगे बढ़ रहा था और सड़क के किनारे पेड़ों की लंबी कतारें हवा के साथ झूम रही थीं। रात इतनी गहरी थी कि आसमान पर तारे भी कहीं खो गए थे। चांद अपनी हल्की मध्यम रोशनी के सहारे अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह रोशनी भी जंगल के घनेपन के सामने बेमानी सी लग रही थी। हमने मुंबई हाईवे पर अपना सफर शाम के समय शुरू किया था। ट्रक पर भारी माल लदा हुआ था और हमारे पास समय कम था। मैं, विकास और मेरा खलासी जितेंद्र इस सफर में साथ थे। जितेंद्र उम्र में मुझसे 10 साल छोटा था, लेकिन उसकी बातों और मजाक से अक्सर रास्ता आसान बन जाता था। जैसे ही ट्रक हाईवे पर दौड़ने लगा, जितेंद्र ने अपनी माँ के बनाए पराठों का डिब्बा खोल लिया और बोला, भाई, इन पराठों में जो स्वाद है ना, वो पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। उसकी इस बात पर मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। यह उसका रोज का अंदाज था। हर सफर में वही पराठों की तारीफ और माँ का जिक्र। सफर की शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। हाईवे पर गाड़ियों का आना जाना लगा हुआ था। सड़कें साफ सुथरी और चौड़ी थीं, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, गाड़ियों की संख्या कम होती गई। अब सड़कें सुनसान हो चली थीं। दूर दूर तक न किसी ट्रक की लाइट दिख रही थी और न ही किसी वाहन के हॉर्न की आवाज। अजीब सी खामोशी थी जो धीरे धीरे दिल में अजीब सा डर भरने लगी थी। करीब आधी रात का वक्त था जब हम हाईवे के उस हिस्से में पहुंचे जहां दोनों तरफ घना जंगल था। यह जंगल किसी फिल्म के डरावने दृश्य जैसा लग रहा था। सड़क की बत्तियां पीछे छूट चुकी थीं और अब सिर्फ हमारे ट्रक की हेडलाइट्स थी जो सड़क को रोशन कर रही थी। लेकिन उस रोशनी में भी अजीब सा कुछ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह रोशनी घने अंधेरे के आगे कमजोर पड़ रही हो। ट्रक की खिड़कियों से झांकने पर सिर्फ काले साए दिख रहे थे और सड़क पर कभी कभी पेड़ों की परछाइयां ऐसी लगती थीं जैसे कोई खड़ा हो। जितेंद्र ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, भाई, ये जंगल कुछ ज्यादा ही डरावना लग रहा है। पता नहीं क्यों, लेकिन अजीब सा लग रहा है। उसकी बात सुनकर मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में जो घबराहट थी उसने मुझे भी थोड़ा बेचैन कर दिया। मैंने रेडियो चालू करने की कोशिश की ताकि माहौल थोड़ा हल्का हो सके, लेकिन रेडियो से सिर्फ अजीब सी फुसफुसाहट और शोर सुनाई दिया। शायद सिग्नल नहीं था। जितेंद्र ने कहा, रेडियो भी डरने लगा है भाई। जंगल की गंध भी कुछ अजीब सी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सड़ी हुई लकड़ी और किसी पुरानी चीज की महक हवा में घुली हो। उस महक ने मेरे दिमाग में अजीब सी बेचैनी भर दी। पेड़ों के बीच से ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे जो कभी कभी खिड़कियों से अंदर आकर हमें ठिठुरा देते थे। जितेंद्र ने अपनी जैकेट के बटन बंद करते हुए कहा, यह जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। भाई, यहां से जल्दी निकलो। रास्ता अब और सुनसान होता जा रहा था।
चारों तरफ घुप अंधेरा, पेड़ों की सरसराहट और ट्रक के इंजन की गूंज। दिल को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मैंने स्पीड बढ़ाई ताकि हम इस जंगल वाले हिस्से को जल्दी पार कर सकें, लेकिन हर गुजरते मिनट के साथ जंगल और भी घना होता जा रहा था। जितेंद्र ने कहा, भाई ये रास्ता ऐसा लग रहा है जैसे कभी खत्म ही नहीं होगा। उसकी बात में सच्चाई थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम किसी अंतहीन रास्ते पर चल रहे हों, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। आगे बढ़ते हुए मैंने महसूस किया कि हवा में कुछ अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। मेरी नजरें बार बार सड़क के किनारे जाती थीं, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर भी एक अनजाना डर मेरे दिल में घर कर चुका था। जितेंद्र ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, भाई लग रहा है कोई हमारे ट्रक के साथ साथ चल रहा है। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन अब मेरा भी ध्यान बार बार सड़क के दोनों तरफ जा रहा था। ट्रक का इंजन अचानक थोड़ा धीमा हो गया। ऐसा लगा जैसे सड़क पर कोई अदृश्य शक्ति हमें रोकने की कोशिश कर रही हो। मैंने गियर बदलते हुए ट्रक को फिर से रफ्तार देने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे ट्रक खुद भारी हो गया हो। जितेंद्र ने झट से मेरी तरफ देखा और बोला, भाई ये क्या हो रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमारा ट्रक किसी ने पकड़ लिया हो? यह सफर जो कुछ घंटों पहले तक सामान्य और हंसी मजाक भरा था, अब डर और बेचैनी में बदल चुका था। मुझे अंदाजा नहीं था कि यह रात हमारे लिए क्या लेकर आई थी, लेकिन यह साफ था कि जो भी था वह हमारी परीक्षा लेने वाला था। जंगल के बीचों बीच उस सुनसान हाईवे पर ट्रक अपनी धीमी गति से आगे बढ़ रहा था। चारों ओर सिर्फ अंधकार और पेड़ों की साइयों का खेल था। इंजन की आवाज और खामोशी के बीच अचानक जितेंद्र ने कहा, भाई वो देखो, आगे कोई खड़ा है। मैंने तुरंत सड़क की तरफ ध्यान दिया और दूर धुंधली रोशनी में लाल रंग की परछाई सी दिखाई दी। जैसे ही ट्रक थोड़ा और आगे बढ़ा, हमें साफ साफ दिखा कि वह एक औरत थी। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी और उसके लंबे खुले बाल उसकी कमर तक लटक रहे थे। उस वक्त रात के करीब 1 बज रहे थे। ऐसी कड़ाके की ठंड और वीरान सड़क पर किसी औरत का होना अजीब था। मेरे दिमाग में कई सवाल उठे। वह कौन हो सकती है? इतनी रात को यहां क्या कर रही है? लेकिन जितेंद्र की घबराई हुई आवाज ने मेरे सवालों को पीछे छोड़ दिया। उसने मुझसे कहा, भाई यहां मत रोको, ये जगह ठीक नहीं लग रही। हम ट्रक को थोड़ा और पास ले गए और जैसे ही हमारी हेडलाइट उस औरत के चेहरे पर पड़ी, एक सिहरन सी पूरे बदन में दौड़ गई। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस उसकी आंखें, उसकी भयानक घूरती हुई लाल आंखें। ऐसा लगा जैसे वो आंखें सीधे हमारी आत्मा को चीर रही हों। वह बेजान सी खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में जो ताकत थी उसने हमें अंदर तक हिला दिया। उसके पास आते ही जितेंद्र ने डर से खिड़की का शीशा चढ़ा लिया। उसने मुझसे कहा, भाई ये औरत ठीक नहीं लगती, यहां कुछ गड़बड़ है। मैंने जितेंद्र को शांत करने की कोशिश की, लेकिन मेरा खुद का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही ट्रक उसके पास से गुजरा, मेरी नजर अपने आप उसकी तरफ खींच गई। वह अपनी जगह से हिली भी नहीं, लेकिन उसकी लाल आंखें हमें ट्रक के अंदर तक घूर रही थीं। ऐसा लगा जैसे वो हमें रोकने की कोशिश कर रही हो। जितेंद्र ने अचानक मेरी बांह पकड़ते हुए कहा, भाई उसकी आंखें देखी, वो इंसान नहीं है। मैंने नजरें घुमाई और ट्रक का शीशा पीछे की तरफ देखा। वो औरत अब भी उसी जगह खड़ी थी, लेकिन ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी परछाई हमारे ट्रक के साथ साथ चल रही हो। मुझे लगा शायद ये मेरी आंखों का धोखा है, लेकिन जितेंद्र की घबराहट और मेरी बेचैनी ने माहौल को और भी भारी बना दिया। सड़क अब और भी डरावनी लगने लगी थी। जितेंद्र बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था और हर बार उसकी आवाज में डर बढ़ता जा रहा था। भाई वो अब भी हमें देख रही है। उसकी आंखें जैसे हमें बुला रही हैं। मैंने उसे शांत रहने को कहा, लेकिन मेरी खुद की हालत खराब हो रही थी। यह सब कुछ ऐसा था जो मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। वह लाल साड़ी में औरत, उसकी डरावनी आंखें और उसकी जगह से न हिलने की वह भयानक मौजूदगी। यह सब किसी बुरे सपने जैसा लग रहा था, लेकिन सपने की तरह यह खत्म नहीं होने वाला था। मैंने ट्रक की गति बढ़ाई और जितेंद्र को कहा,
बस अब चुप रहो और देखते रहो, हमें यहां से जल्दी निकलना है। लेकिन मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, वह औरत कौन थी और उसके पीछे क्या राज छुपा था? क्या वह सच में कोई इंसान थी या उस रात की शुरुआत बस एक खतरनाक अंत की तरफ ले जा रही थी? जितेंद्र ने अपने डर को छिपाने की कोशिश करते हुए कहा, भाई ये चुड़ैल लगती है। उसकी आवाज में हल्की हंसी थी, लेकिन उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था कि वह असहज है। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की और ट्रक की गति बढ़ाने लगा, लेकिन मेरे भीतर कहीं न कहीं उसके शब्द गूंज रहे थे। क्या वह सचमुच चुड़ैल हो सकती है? अचानक बिना किसी चेतावनी के ट्रक झटके से रुक गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने ट्रक के पहियों को जकड़ लिया हो। मैंने इंजन को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, एक बार, दो बार, लेकिन ट्रक ने कोई जवाब नहीं दिया। जितेंद्र घबराकर बोला, भाई जल्दी कर, यह जगह ठीक नहीं है। मैंने उसे शांत रहने को कहा और फिर से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। हम दोनों बाहर झांककर देखने लगे कि आखिर दिक्कत क्या है। तभी पीछे से एक हल्की पर भयानक आवाज सुनाई दी। जब हमने मुड़कर देखा तो वही लाल साड़ी वाली औरत धीरे धीरे हमारी तरफ आ रही थी। इस बार उसकी चाल में अजीब सी घबराहट थी। वह किसी सामान्य इंसान की तरह नहीं चल रही थी। उसके पांव हवा में तैरते से लग रहे थे और उसका सिर थोड़ा सा झुका हुआ था, जैसे वह हमारी कमजोरी को भांप रही हो। जितेंद्र ने घबराकर मुझसे कहा, भाई अंदर रहो, ये औरत इंसान नहीं लगती। मैं कुछ कहने ही वाला था कि वह औरत अचानक रुक गई और अपनी उंगली से हमारी तरफ इशारा करने लगी। उसके इशारे में एक अजीब सी शक्ति थी, जैसे वह हमें अपने पास बुला रही हो। जितेंद्र ने खिड़की की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाया, भाई शीशा बंद कर, ये कुछ गड़बड़ करेगी। उसकी बात सुनते ही मैंने खिड़की का शीशा चढ़ाया। औरत अब और करीब आ चुकी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके होठों पर एक खौफनाक हंसी। वह हंसी किसी भी इंसान की हंसी से अलग थी, न धीमी न तेज, बस एक ऐसी हंसी जो आपके कानों से गुजरकर सीधा दिल को जकड़ ले। वह ट्रक के पास आते ही अपनी नजरें जितेंद्र की तरफ जमाकर खड़ी हो गई। जितेंद्र बुरी तरह कांप रहा था। उसने मुझसे कहा, भाई कुछ कर, ये हमें नहीं छोड़ेगी। मैं खुद भी डर से जड़ हो गया था। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे। औरत ने अपनी उंगली नीचे की और ट्रक के टायरों की तरफ इशारा किया। जैसे ही उसने इशारा किया, ट्रक के नीचे से धुएं का गुब्बार उठने लगा। जितेंद्र ने घबराकर अपनी जेब से एक तावीज निकाला और मुझसे कहा, भाई ये पहन ले, शायद ये हमें बचा सके। मैंने उसे पहनने से इनकार किया, लेकिन जितेंद्र की हालत देखकर मैंने उसे अपने गले में डाल लिया। तभी वह औरत जोर से चिल्लाई और उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि मेरी पूरी बॉडी सुन्न पड़ गई। वह अचानक हवा में उछली और ट्रक के बोनट पर बैठ गई। उसकी हंसी अब और भी डरावनी हो गई थी। उसने अपने लंबे नाखूनों से ट्रक के शीशे पर खरोंच लगानी शुरू कर दी। हर खरोंच के साथ ऐसा लगता था जैसे शीशा टूटने ही वाला हो। मैंने पूरी ताकत लगाकर ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन किसी तरह भी चालू नहीं हो रहा था। जितेंद्र ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ बुदबुदाने लगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आगे क्या करना है। उस औरत की हंसी और हमारे ट्रक के रुकने की वजह से माहौल इतना खौफनाक हो चुका था कि मुझे लग रहा था कि यह हमारी आखिरी रात है। मैंने जितेंद्र को झकझोरते हुए कहा, डर मत, कुछ तो करना होगा। लेकिन अंदर ही अंदर मैं भी जानता था कि हमारे सामने जो खड़ी है वह इंसान नहीं, बल्कि सचमुच एक चुड़ैल थी। जितेंद्र ने कांपती आवाज में कहा, भाई ये चुड़ैल है, हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। उसकी बातों में जो घबराहट थी वह मेरे दिल को और ज्यादा डराने लगी। ट्रक का इंजन बंद पड़ा था और वह औरत अब हमारे ट्रक के ठीक सामने खड़ी थी। उसकी लाल साड़ी हवा में लहरा रही थी, लेकिन आसपास हवा का नामो निशान नहीं था। यह सब कुछ अजीब और भयानक लग रहा था। ट्रक छोड़, यहां से भाग चलते हैं, जितेंद्र ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। अगर हम ट्रक में रुकते तो वह हमारे और करीब आ जाती, लेकिन बाहर निकलने का मतलब था उस अंधेरे जंगल का सामना करना।
परिस्थिति इतनी भयावह थी कि हमारे पास जंगल में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। हम दोनों ट्रक से उतरकर जंगल की ओर दौड़ने लगे। जितनी तेजी से हम भाग रहे थे, ऐसा महसूस हो रहा था कि पेड़ हमें रोकने की कोशिश कर रहे हों। चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज, तो कभी किसी बूढ़ी औरत के बड़बड़ाने की। उन आवाजों में एक अजीब सी खौफनाक गूंज थी जो हमारे दिलों की धड़कनों को और तेज कर रही थी। जंगल के अंदर कुछ दूर तक भागने के बाद जितेंद्र ने मेरा हाथ पकड़कर रोका। भाई, ये आवाजें, ये असली नहीं हैं, उसने कांपते हुए कहा। मैंने उसके चेहरे की ओर देखा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। तभी हमें पीछे से पत्तों के सरकने की आवाज सुनाई दी। हम दोनों ने मुड़कर देखा। वहां कुछ ही दूरी पर वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसकी लाल आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे वह सीधे हमारी आत्मा को देख रही हो। वह हमें घूर रही थी और उसकी हंसी जंगल की खामोशी को चीर रही थी। जितेंद्र ने मुझसे फुसफुसाते हुए कहा, भाई, ये चुड़ैल हमारे पीछे क्यों पड़ी है? हमने क्या बिगाड़ा इसका? उसके सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। औरत ने अचानक अपनी उंगली उठाई और हमें इशारा किया। ऐसा लग रहा था जैसे वह हमें अपने पास बुला रही हो। जितेंद्र ने मेरा हाथ खींचते हुए कहा, भाई, भाग, यहां से जितना दूर जा सकते हैं भाग ले। हमने फिर से दौड़ना शुरू कर दिया। इस बार आवाजें और तेज हो गईं। कभी किसी की चीख, तो कभी खनकती चूड़ियों की आवाज। अचानक मेरे पैर के नीचे से कुछ फिसला और मैं गिर पड़ा। जितेंद्र ने मुझे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी हमने देखा कि आसपास के पेड़ अब अजीब तरीके से हिलने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे हमें अपनी शाखाओं से पकड़ लेंगे। यह जगह शापित है, जितेंद्र ने चिल्लाते हुए कहा। हम दोनों ने खुद को संभाला और एक दिशा में भागने लगे। तभी हमें एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। जितेंद्र ने कहा, वहां चल, शायद बचने का कोई रास्ता हो। हम मंदिर की ओर बढ़ने लगे, पर पीछे मुड़कर देखा तो वह औरत अब हवा में तैर रही थी। उसकी लाल साड़ी लहराते हुए हमारे ठीक ऊपर आ चुकी थी। उसकी खौफनाक हंसी ने हमारे होश उड़ा दिए। जितेंद्र चिल्लाया, ये हमें छोड़ने वाली नहीं है, भाई कुछ कर। मंदिर के पास पहुंचकर हम अंदर घुसे, लेकिन अंदर का नजारा और भी डरावना था। वहां की दीवारों पर अजीब से निशान बने हुए थे और हर कोने में सूखे फूल और खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। जितेंद्र ने कांपते हुए कहा, यह मंदिर नहीं, किसी तांत्रिक की जगह है। हमने जैसे ही मंदिर के अंदर कदम रखा, वह औरत बाहर रुक गई। उसकी हंसी थम गई थी, लेकिन उसकी आंखें अब और ज्यादा चमकने लगी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह मंदिर के अंदर नहीं आ सकती, लेकिन फिर भी हमें देखती जा रही थी। जितेंद्र ने कहा, भाई, ये चुड़ैल यहां क्यों रुकी है? क्या ये जगह पवित्र है या इसका कोई और कारण है? अचानक मंदिर के अंदर की दीवारों पर अजीब सी रोशनी चमकने लगी। एक खौफनाक सच हमारे सामने आने वाला था और हमारी रूह कांप उठने वाली थी। जंगल के अजीब और डरावने रास्ते से होकर जैसे ही हम ट्रक की तरफ लौटने लगे, अजीब सी ठंडक ने हमें घेर लिया। पत्तों की सरसराहट, हवा की सरगर्म फुसफुसाहट और हमारी तेज होती सांसें सब मिलकर माहौल को और भयानक बना रहे थे। जितेंद्र ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और हकलाते हुए बोला, भाई, वो चुड़ैल हमें नहीं छोड़ेगी, उसने हमें देख लिया है। मैंने उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन अंदर से मेरा भी आत्मविश्वास डगमगा रहा था। ट्रक थोड़ी दूरी पर दिखने लगा था और हम दोनों ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन तभी तेज हवा का झोंका आया और पेड़ों की शाखाएं डरावनी चीखों के साथ हिलने लगीं। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत हमारे पीछे थी। हम ट्रक के करीब पहुंचने ही वाले थे कि अचानक वही औरत हवा में तैरती हुई हमारे सामने आ गई। इस बार वह पहले से भी ज्यादा डरावनी दिख रही थी। उसकी लाल साड़ी अब जली हुई लग रही थी और उसका चेहरा इतना विकृत था कि उसे देखकर खून जम जाए। उसकी आंखों से जलती हुई लाल रोशनी निकल रही थी और उसके होंठ एक खौफनाक मुस्कान में खिंचे हुए थे। जितेंद्र ने कांपती हुई आवाज में चिल्लाया, भाई, ये चुड़ैल है, ये हमें मार डालेगी। उसकी चीख मेरे कानों में गूंजने लगी, लेकिन मेरे पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। तभी वह चुड़ैल जितेंद्र की तरफ झपट्टी।
उसके लंबे नाखून जो किसी खंजर की तरह दिख रहे थे जितेंद्र की गर्दन के करीब पहुंच गए। उसने जोर से चीखते हुए कहा, तुम इस जंगल से नहीं बचोगे। जितेंद्र डर के मारे लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं और उसका शरीर कांप रहा था। मैं जैसे तैसे उसकी तरफ भागा और उसका हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने अपनी विकृत आवाज में जोर से हंसी, जिससे मेरा दिल धड़कना बंद कर देने जैसा महसूस हुआ। तुम मुझसे बचकर कहां जाओगे? चुड़ैल ने अपनी कर्कश आवाज में कहा। उसकी हंसी इतनी खौफनाक थी कि आसपास की हर चीज मानो थम गई थी। मैंने जितेंद्र को खींचकर उठाया और ट्रक की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हम ट्रक के पास पहुंचे, वह चुड़ैल हवा में मंडराती हुई हमारे ठीक ऊपर आ गई। उसने अपने लंबे काले बालों को लहराते हुए मेरी तरफ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नजर मेरे भीतर तक उतर रही हो। उसके बाल अचानक किसी सांप की तरह फैल गए और ट्रक को घेरने लगे। मैंने हिम्मत जुटाकर ट्रक का दरवाजा खोला और जितेंद्र को अंदर धकेल दिया। जितेंद्र ने कांपते हुए कहा, भाई, ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी, कुछ कर वरना सब खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरी हालत भी उससे बेहतर नहीं थी। ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन फिर से अजीब आवाज करने लगा। वह चुड़ैल अब ट्रक के बोनट पर चढ़ गई थी। उसने अपने नुकीले नाखूनों से शीशे को खुरचते हुए डरावनी आवाज निकाली। मैंने जितेंद्र से चिल्लाते हुए कहा, दरवाजा बंद कर और खिड़की से दूर रह। हम दोनों अंदर बंद थे, लेकिन उसकी हंसी और उसकी आंखों की चमक हमारी रूह को कंपा रही थी। उसके बाल अब ट्रक के चारों तरफ लिपट गए थे और ट्रक को हिलाने लगे थे। मैंने पूरी ताकत से स्टार्टिंग की कोशिश की। इंजन ने एक जोरदार झटका दिया और स्टार्ट हो गया। मैंने ट्रक को पूरे जोर से आगे बढ़ाया, लेकिन वह चुड़ैल अब भी ट्रक के ऊपर थी। उसकी हंसी और ज्यादा जोरदार हो गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह ट्रक को रोकने के लिए सब कुछ करने को तैयार थी। हम ट्रक को जितनी तेजी से चला सकते थे चला रहे थे, लेकिन वह चुड़ैल हमारे पीछे पीछे हवा में उड़ती आ रही थी। उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था जैसे वह हमें पूरी तरह खत्म कर देना चाहती हो। जितेंद्र ने कांपते हुए कहा, भाई, ये कोई आम चुड़ैल नहीं है, ये हमें छोड़ने वाली नहीं। हमें इससे छुटकारा पाने का कोई तरीका निकालना होगा। लेकिन उस समय हमारी जान बचाने के लिए भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उस खौफनाक रात में हमने जो देखा और सहा, वह अब हमारी किस्मत में लिखी एक और खौफनाक घटना का हिस्सा बनने वाला था। हम दोनों ट्रक के केबिन में छिपे हुए थे। जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को घेरता है, वैसे ही वह चुड़ैल हमारे चारों ओर मंडरा रही थी। उसकी खौफनाक हंसी, जो सीधे दिल तक उतर रही थी, हमें अंदर तक झकझोर रही थी। खिड़कियों से बाहर देखते ही उसकी लाल साड़ी हवा में लहराती नजर आती। कभी वह ट्रक के सामने दिखती तो कभी अचानक गायब हो जाती। जितेंद्र ने घबराते हुए कहा, भाई, ये चुड़ैल हमारी जान लेने पर तुली है। इससे बचने का कुछ करना होगा, वरना हम नहीं बच पाएंगे। उसकी बातों में इतनी दहशत थी कि मेरे हाथ पांव सुन्न हो गए थे। मैं कुछ भी सोचने की हालत में नहीं था, लेकिन जितेंद्र की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अचानक कहा, मेरे दादाजी ने बताया था कि ऐसी चुड़ैलें तंत्र मंत्र और तावीज से डरती हैं। मैंने उसकी बात को पकड़ते हुए पूछा, कौन सा तावीज? जितेंद्र ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक पुराना काला धागा जिसमें तांबे का ताबीज बंधा हुआ था निकाल कर दिखाया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी उम्मीद झलक रही थी। उसने कहा, दादाजी ने इसे हर सफर में साथ रखने को कहा था। वो कहते थे यह बुरी आत्माओं से बचाता है। मैंने जल्दी से वह तावीज उसके हाथ से लिया। ट्रक के केबिन में ठंड और घुटन बढ़ रही थी। बाहर चुड़ैल की हरकतें और तेज हो रही थीं। खिड़की के शीशों पर उसकी उंगलियों के निशान साफ दिख रहे थे। अचानक उसने ट्रक के ऊपर कूदते हुए जोरदार धमाका किया। ट्रक हिलने लगा और उसकी हंसी और तेज हो गई। मैंने कांपते हुए उस तावीज को बाहर निकालकर चुड़ैल की तरफ दिखाया। जितेंद्र ने डरते डरते कहा, भाई, इसे पकड़कर मंत्र पढ़ना होगा। लेकिन मैं घबराहट में कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। जितेंद्र ने हिम्मत जुटाकर कहा, ओम ओम, कुछ भी बोल भाई, ये तावीज इसे रोक सकता है।
मैंने हिम्मत बटोरी और तावीज को ट्रक के शीशे से बाहर लहराया, लेकिन तभी चुड़ैल जोर से चीखी। उसकी चीख इतनी तेज और खौफनाक थी कि मेरे हाथ से तावीज छूट गया। वह हवा में तैरती हुई सीधा ट्रक के सामने आ गई। उसकी आंखों से गुस्से की आग निकल रही थी। वह तावीज को देख रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसे उससे डर लग रहा हो, लेकिन वह अपनी जगह से हटने को तैयार नहीं थी। मैंने जितेंद्र को कहा, कुछ और करना होगा, यह तावीज ही हमारी जान बचा सकता है। जितेंद्र ने तेजी से तावीज को उठाया और ट्रक के बाहर फेंक दिया। तावीज जमीन पर गिरते ही एक अजीब सी गंध और सफेद धुआं उठने लगा। धुएं के साथ ही चुड़ैल ने जोर से चीख मारी और थोड़ा पीछे हट गई। लेकिन यह खेल खत्म नहीं हुआ था। वह अब और गुस्से में लग रही थी। उसकी लाल आंखें जलती हुई मशाल की तरह चमक रही थीं। जितेंद्र ने कहा, भाई, हमें इसे और डराना होगा। ट्रक चलाने की कोशिश कर। मैं ट्रक स्टार्ट करने लगा, लेकिन इंजन फिर से जिद्दी हो गया। चुड़ैल ने अब अपने लंबे बाल ट्रक के बोनट पर लपेट दिए और जोर से खींचने लगी। तावीज का असर हो रहा था, लेकिन वह कमजोर पड़ने को तैयार नहीं थी। मैंने जितेंद्र से कहा, कुछ और करना होगा। यह तावीज इसे रोक सकता है, लेकिन हमें इसे पूरी तरह खत्म करने का कोई तरीका खोजना होगा। जितेंद्र ने अपने दादाजी के बताए हुए कुछ और मंत्रों को याद करने की कोशिश की और हम दोनों उस तावीज के सहारे अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश में जुट गए। चुड़ैल अब भी बाहर थी। उसकी आवाजें हमारे कानों को चीर रही थीं। तंत्र मंत्र का यह खेल हमारी आखिरी उम्मीद थी, लेकिन क्या यह उसे रोकने के लिए काफी होगा, या फिर यह हमारे डर की एक और भयानक शुरुआत थी। तावीज की शक्ति से चुड़ैल कुछ देर के लिए गायब हो गई थी। उसकी चीख के बाद सब कुछ अचानक शांत हो गया था। हम दोनों ने राहत की सांस ली। जितेंद्र ने कांपते हुए कहा, भाई, लगता है तावीज ने असर किया। वो चली गई। मैंने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन मेरा दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। हमने तुरंत ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन पहली बार में ही चल पड़ा, मानो वह भी उस डरावनी रात से जल्द भाग निकलना चाहता हो। जितेंद्र ने घबराते हुए कहा, अब जल्दी चलते हैं, यह जगह ठीक नहीं है। मैंने ट्रक को तेजी से हाईवे पर मोड़ दिया और स्पीड बढ़ा दी, लेकिन हमारे दिलों में एक अजीब सा डर बना हुआ था। जैसे ही हम हाईवे पर थोड़ी दूर बढ़े, सामने का नजारा देखकर हमारे होश उड़ गए। वही औरत लाल साड़ी में लिपटी इस बार और भी भयावह दिख रही थी। उसकी लंबी उलझी हुई जटाएं उसके चेहरे को ढक रही थीं और उसकी आंखों में पहले से भी ज्यादा खौफनाक चमक थी। लेकिन अब वह अकेली नहीं थी। उसके साथ कई और परछाइयां थीं, कुछ इंसानों जैसी और कुछ असामान्य। उन परछाइयों के चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे, लेकिन उनकी मौजूदगी ने हवा को और भी भारी कर दिया था। ऐसा लगा जैसे पूरा वातावरण उनकी काली ऊर्जा से भर गया हो। जितेंद्र ने दहशत में चीखते हुए कहा, भाई, ये क्या है? ये कौन है? ये सब कहां से आ गए? मैंने ट्रक की गति और बढ़ा दी, लेकिन औरत ने अपनी लंबी पतली उंगलियों से इशारा किया। उसी पल ट्रक के चारों टायरों से अजीब सी चीखने की आवाजें आने लगीं, मानो किसी ने उन्हें जकड़ लिया हो। ट्रक लड़खड़ाने लगा। हम दोनों डर के मारे पसीने पसीने हो गए थे। जितेंद्र ने तावीज को फिर से निकालने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने चिल्लाकर कहा, जितेंद्र, जल्दी कुछ कर, यह हमारी आखिरी उम्मीद है। तभी औरत हवा में तैरते हुए ट्रक के पास आ गई। उसके बाल अब हमारे विंडशील्ड पर फैल चुके थे। ट्रक की खिड़कियों से झांकते हुए वह हमें घूरने लगी। उसकी आवाज अब हमारे सिर के अंदर गूंज रही थी। वह बार बार कह रही थी, तुम नहीं बचोगे, यह तुम्हारा अंत है। जितेंद्र ने हिम्मत जुटाकर तावीज को पकड़ लिया और जोर से चिल्लाया, हमें छोड़ दो। उसने तावीज को खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसी पल एक तेज रोशनी चमकी और चुड़ैल एक बार फिर गायब हो गई, लेकिन परछाइयां अब भी वहीं थीं, हमें घूरते हुए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। हम ट्रक को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ट्रक अब भी उनकी पकड़ में था। जितेंद्र ने डरते हुए कहा, भाई, लगता है ये औरत अकेली नहीं है, ये कुछ और बड़ा है। हमें यहां से निकलने का कोई और तरीका खोजना होगा।
हम दोनों इस खौफनाक स्थिति में फंस चुके थे। हर मोड़ पर लगता था कि यह अंत है, लेकिन यह सिर्फ एक और भयावह शुरुआत थी। अब सवाल यह था, क्या हम इस खतरनाक जाल से बच पाएंगे या फिर ये परछाइयां हमारी आखिरी मंजिल बन जाएंगी। मैंने ट्रक की गति और बढ़ा दी, लेकिन तभी महसूस हुआ कि स्टीयरिंग जवाब नहीं दे रहा। मैंने उसे इधर उधर घुमाने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे किसी अदृश्य शक्ति से जकड़ा हुआ था। जितेंद्र घबराते हुए चिल्लाया, भाई ये क्या हो रहा है? स्टीयरिंग क्यों नहीं घूम रहा? हाईवे के किनारे घने पेड़ों की कतार थी और ट्रक सीधे उसी दिशा में बढ़ रहा था। मैंने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक भी पूरी तरह फेल हो गए। जितेंद्र ने डर के मारे अपनी सीट बेल्ट खोल दी और चिल्लाया, भाई हम बच नहीं पाएंगे। अगले ही पल ट्रक जोरदार धमाके के साथ एक बड़े पेड़ से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पूरा ट्रक झंझना उठा। हम दोनों सीट से उछलकर डैशबोर्ड से टकराए। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन जितेंद्र की चीख ने मुझे होश में ला दिया। मैंने किसी तरह दरवाजा खोला और जितेंद्र को खींचते हुए ट्रक से बाहर निकाला। ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो चुका था और इंजन से धुआं उठ रहा था। हमें अपनी जान बचाने की खुशी का एहसास तक नहीं हुआ, क्योंकि माहौल अचानक और भी डरावना हो गया था। जैसे ही हमने खुद को संभाला, वही चुड़ैल हमारे सामने प्रकट हो गई। इस बार वह पहले से भी ज्यादा भयावह लग रही थी। उसकी लाल साड़ी अब जगह जगह से फटी हुई थी और उसके बाल हवा में ऐसे लहरा रहे थे जैसे वे खुद किसी जीवित चीज का हिस्सा हों। उसकी लाल आंखों से ऐसी रोशनी निकल रही थी जो सीधे हमारे अंदर तक चुभ रही थी। उसकी हंसी एक बार फिर गूंज उठी, लेकिन अब वह और भी भयानक लग रही थी। ऐसा लगा जैसे वह हमारी डर और लाचारी से ताकत हासिल कर रही हो। जितेंद्र मेरे पीछे छिपने की कोशिश करते हुए फुसफुसाया, भाई यह हमारी जान ले लेगी, अब कुछ नहीं बचा। चुड़ैल ने अपनी लंबी पतली उंगलियां हमारी तरफ बढ़ाईं। उसकी हरकतें इतनी अप्राकृतिक थीं कि देखने मात्र से ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी और उसके कदमों से कोई आवाज नहीं हो रही थी, मानो वह हवा में तैर रही हो। मैंने जितेंद्र का हाथ पकड़कर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन हमारे चारों तरफ अचानक से वही परछाइयां फिर से दिखाई देने लगी। वे हमें घेर रही थीं। उनकी उपस्थिति से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हर दिशा में अंधेरा और गहराता जा रहा हो। चुड़ैल ने अपनी डरावनी हंसी के साथ कहा, भागने की कोशिश मत करो, तुम दोनों अब मेरे हो। उसकी आवाज इतनी गहरी और खौफनाक थी कि मैं कांप गया। जितेंद्र ने डर के मारे अपनी जेब से ताबीज निकालने की कोशिश की, लेकिन इस बार ताबीज ने भी काम नहीं किया। पेड़ की टक्कर से हमें जो चोटें आई थीं, वे अब महसूस होने लगी थीं, लेकिन हमारा डर उन घावों से कहीं ज्यादा बड़ा था। हमने अपनी जिंदगी में कभी इतनी भयानक रात का सामना नहीं किया था। अब सवाल यह था कि हम इस अंधेरे और चुड़ैल के चंगुल से बच भी पाएंगे या नहीं। हम दोनों, जितेंद्र और मैं, डरे हुए और कांपते हुए उस भूतिया सूरत को देख रहे थे जो हमारे सामने खड़ी थी। जितेंद्र की आंखों में भय था और मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था। हमारी सांसें तेज हो चुकी थीं और हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। वह चुड़ैल हमारी आंखों के सामने खड़ी थी, जैसे उसके पास कोई जवाब हो जो हमें अपनी पूरी अस्तित्व को खत्म करने के लिए चाहिए था। चुड़ैल ने हमसे नजरें नहीं हटाई थीं। उसकी आंखों में लाल रंग की ऐसी चमक थी जैसे वह हमारी आत्माओं को देख रही हो। और जैसे ही जितेंद्र ने उसके बारे में सवाल पूछा, उसकी हंसी ने हमारी हड्डियों तक को चीर डाला। तू कौन है और हमें क्यों परेशान कर रही है? जितेंद्र ने डरते हुए पूछा। उसकी आवाज में एक तरह की डर के साथ एक हल्की सी हिम्मत भी थी, मानो वह एक अंतिम प्रयास कर रहा हो। चुड़ैल ने हमें अपनी ओर घूरते हुए कहा, मैं इस जंगल की रानी हूं। इस मार्ग पर आने वाला हर इंसान मेरा शिकार बनता है। यह जंगल मेरी शक्ति का प्रतीक है। मेरे शासन के नीचे हर जीव, हर शिकार मेरी अनुमति के बिना यहां से नहीं गुजर सकता। तुम दोनों अब मेरे जाल में फंस चुके हो। उसकी आवाज एक अजीब सी गूंज में घुली हुई थी, जैसे उसके शब्दों में हजारों सालों की पीड़ा समाई हो। वह घूरते हुए अपनी आंखें और भी लाल करने लगी
और उसकी हंसी फिर से गूंजने लगी, जो किसी दीवानी आवाज से भी ज्यादा डरावनी थी। तुम दोनों सिर्फ दो साधारण इंसान हो जिन्हें इस जंगल में अपनी किस्मत पर विश्वास था। अब तुम जानोगे कि मेरे जाल में फंसकर मौत से किस तरह का खेल खेला जाता है। उसने धीरे धीरे हमारे पास बढ़ते हुए कहा। उसकी आवाज जैसे हवा में लहराती थी और ऐसा लग रहा था जैसे यह हमारे अंदर तक समा रही हो। मैं और जितेंद्र दोनों में से कोई भी अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। हमारे पास अब सिर्फ एक ही रास्ता था, उसकी ताकत का सामना करने का। मैं जितेंद्र को देखता और फिर चुड़ैल की ओर, और मुझे लगता जैसे हमारी जान की डोर किसी खौफनाक राक्षसी ताकत के हाथों में थी। चुड़ैल ने फिर से अपनी आवाज उठाई। तुम दोनों ने शायद यह नहीं समझा कि इस जंगल में आने से पहले तुम्हें मेरी शक्ति का खौफ समझना चाहिए था। यह जंगल सिर्फ जंगल नहीं है, यह मेरा साम्राज्य है, जहां मेरी एक झलक ही किसी को मौत के दलदल में खींच सकती है। उसका चेहरा अब और विकृत हो चुका था। उसकी त्वचा झुलसी हुई लग रही थी और उसकी हड्डियां बाहर को निकली हुई थीं, जैसे वह एक भूतिया साया हो जो कभी जीवित था। जितेंद्र ने डरते हुए कहा, क्या तुम हमें छोड़ सकती हो? उसकी आवाज कांप रही थी और यह सवाल, जो एक अंतिम उम्मीद का प्रतीक था, जंगल की खामोशी में खो गया। चुड़ैल की आंखों में एक चिड़चिड़ापन था, जैसे वह हमें कोई जवाब देने के बजाय हमारा दिल और आत्मा दोनों निगलने की योजना बना रही हो। छोड़ना? चुड़ैल ने हंसी के साथ कहा, मुझे किसी को छोड़ने की आदत नहीं है। मैं उनका पीछा करती हूं जो इस रास्ते पर आते हैं। तुम दोनों अब मुझे एक शिकार की तरह लग रहे हो। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। एक बार जो इस जंगल में फंस जाता है वह कभी बाहर नहीं निकलता। उसकी हंसी फिर से सुनाई दी और उसकी आवाज अब हमारे शरीर में समाने लगी। जितेंद्र और मैं दोनों एक कदम पीछे हटते हुए उसे देख रहे थे, लेकिन हमारे कदम जकड़े हुए थे, जैसे उसके जाल में फंस चुके थे और कोई रास्ता बचा नहीं था। हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यह जंगल नहीं बल्कि हमारी मृत्यु का मैदान बन चुका हो। हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प था, या तो हम उसे हराकर भागने की कोशिश करें या फिर हम उसकी कैद में हमेशा के लिए फंसे रहें। लेकिन यह जंगल इस चुड़ैल की शक्ति और उसकी विकृत रूप रंग को देखकर यह समझ आ गया कि हम अकेले नहीं बल्कि एक भूतिया शक्ति से लड़ रहे थे, जिसे कभी भी हराया नहीं जा सकता था। वो रात, वो घटना हमारे जीवन की सबसे भयानक रात बन गई थी। मैं और जितेंद्र दोनों घबराए हुए थे। हमारी हिम्मत लगभग टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी हमारी आत्मा ने हार नहीं मानी थी। एक आखिरी उम्मीद की किरण अभी भी बाकी थी, जो मेरे दिमाग में चमक रही थी। दादाजी द्वारा दी गई तावीज। वह तावीज मेरे पास थी और मुझे पता था कि वही हमारी मदद कर सकती थी। दादाजी ने हमें बताया था कि यह तावीज किसी भी बुरी शक्ति को नष्ट करने की ताकत रखती थी, लेकिन उसके लिए हमें इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास से उपयोग करना होगा। जितेंद्र ने डरते हुए कहा, भाई, यह हमारा आखिरी मौका है। अगर यह काम नहीं करता तो हम दोनों की जान गई। उसकी आवाज में घबराहट थी, लेकिन मुझे अपनी शक्ति और दादाजी की बातें याद आ रही थी। मैंने तावीज को हाथ में पकड़ा और उसे अपनी पूरी ताकत से हवा में फेंक दिया। तावीज एक कागज के जैसे हल्के हल्के उड़ते हुए उस चुड़ैल के पास पहुंचा, और जैसे ही उसने तावीज को देखा, उसकी आंखें और भी अधिक लाल हो गईं, जैसे उसकी पूरी काया आक्रामक हो उठी। वह हवा में झूलती हुई और डरावनी हंसी हंसते हुए हमारी तरफ बढ़ने लगी। लेकिन तभी तावीज ने एक अजीब तरह से चमकना शुरू कर दिया और अचानक एक तेज रोशनी ने पूरे जंगल को घेर लिया। वह रोशनी चुड़ैल पर गिरते ही जैसे बिजली की तरह कड़कड़ी और उसके पूरे शरीर में एक जबरदस्त हलचल पैदा हो गई। उसकी चीख इतनी तेज थी कि वह हवा को चीरती हुई गहरी जंगल तक सुनाई दी। उसकी शरीर के चारों ओर एक तरह का धुआं सा फैलने लगा और फिर अचानक वह हवा में उड़ी, जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो। उसका रूप पूरी तरह से बदल गया और वह घनी धुंध में विलीन हो गई। मैं और जितेंद्र एक पल के लिए चुप खड़े हो गए। हमारी सांसें तेज हो गईं और हम दोनों के शरीर से जैसे सारी ऊर्जा निकल गई हो।
जितेंद्र ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मुझसे पूछा, क्या वह चली गई? उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी आंखों में डर और आश्चर्य की मिली जुली भावनाएं थीं। मैं सिर्फ धीरे से हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, हाँ जितेंद्र, वह अब नहीं है, हम बच गए। लेकिन उसकी चीख, वह भयंकर और डरावनी आवाज हमारी कानों में अब भी गूंज रही थी। वह हमारी आत्मा में कहीं गहरी बैठ चुकी थी। उस रात के बाद हम दोनों कभी भी उस रास्ते से नहीं गए, न ही हम मुंबई से बंगाल की ओर जाने का जोखिम उठाएंगे। हमारी जिंदगी में वह एक भयानक याद बनकर रह गई थी, एक ऐसी याद जिसे हम भूल नहीं सकते थे। हमने अपनी पूरी ताकत से ट्रक को चालू किया और जैसे ही वह स्टार्ट हुआ, हमें लगा कि जैसे हमारा संघर्ष खत्म हो चुका है। लेकिन हम दोनों जानते थे कि उस रात का खौफ हमें कभी नहीं छोड़ने वाला था। हम दोनों पूरी रात चुपचाप बैठे रहे, बिना किसी शब्द के, बस सड़क पर गाड़ी चलाते रहे। हम केवल घर पहुंचने के बारे में सोच रहे थे, जहां हमें एक छोटी सी राहत मिल सकेगी। हमने वह रास्ता छोड़ दिया था, लेकिन वह रास्ता हमारे दिलों में हमेशा के लिए एक खौफनाक निशान छोड़ गया था। वह निशान कभी नहीं मिटेगा। जितेंद्र और मैं हमेशा के लिए उस रात की यादों में कैद हो गए थे और हम दोनों जानते थे कि अब हम कभी भी उस रास्ते पर कदम नहीं रखेंगे। हमें एहसास हुआ कि दुनिया में ऐसी शक्तियां होती हैं जिन्हें समझना और उनसे बचना कभी आसान नहीं होता। उस रात के बाद जितेंद्र और मैंने एक दूसरे से कसम खाई कि हम कभी भी उस जंगल और उस रास्ते से नहीं गुजरेंगे जहां वह चुड़ैल हमें शिकार बनाने के लिए छुपी बैठी थी। हम दोनों ने उस रास्ते को हमेशा के लिए भूल जाने का फैसला किया। वह रात हमेशा के लिए हमारे दिलों में एक खौफनाक कहानी बन गई, जिसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। हम हमेशा उस तावीज और उस रात की पूरी घटना को याद करेंगे, लेकिन यह सब हमारे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी भी बन गई थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना और एक प्यारा सा कमेंट आप कर देना। आप कहानी कहां से सुनते हैं और आपका नाम क्या है, तो अगली वीडियो में आपका शहर का नाम और आपका नाम लिया जाएगा। तो अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तो दोस्तों, गुड नाइट।